चलना है तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ विधानसभा से और अब ये सारा काम हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं करनाल को देखेंगे। मैं खट्टर साहब को भी और नए मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि जिस जगह से आप लोकसभा के सांसद हैं, जहाँ से आप विधायक रहे हैं, आप अपना एरिया देखें। करनाल की जनता अपने एरिए को, अपनी विधानसभा को, अपने जिले को खुद देखेगी, क्योंकि पिछले जितना कार्यकाल मुख्यमंत्री खट्टर जी का रहा, उन्होंने कोई करनाल के अंदर विकास नहीं कराया। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। उन्होंने एक दिन कहा कि 2000 करोड़ रुपए हमने यहाँ खर्च किए हैं, तो हमें नहीं नजर आए वो करनाल में 2000 करोड़ रुपए कहाँ लगे। और कई बार मैंने ये कहा कि भाई ऐड दे के हरियाणा सरकार बताए कि करनाल में 2000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए। करनाल की जनता को तो समझ में नहीं आती है बात। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार थी हरियाणा में, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लिए मेरे साथियों की जो टीम है करनाल के अंदर, मेरे दोस्तों ने, मेरे जो साथी हैं, उन्होंने 3 वर्ष हर रविवार करनाल में पद यात्रा करके कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी की मांग की। कांग्रेस की हमारी सरकार थी, हमने उस बात के विरुद्ध जाके भी जनता की मांग उठाई। और 10 साल में, 9.5 साल में खट्टर साहब से वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी कल्पना चावला, और उसका नाम बदल के फिर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी रख दिया। ये भी करनाल की जनता के साथ धोखा हुआ। और हमने, जब हमारा राज था, तो टिम्बर मार्केट के लोग आए हमारे पास। उस टाइम यहाँ 12% सेल टैक्स होता था, जीएसटी तो बाद में लगा है। तो उसको हमने पूरे, मतलब करनाल के मार्केट की डिमांड पर पूरे हरियाणा का जीएसटी 12 से 5% कराया। हार्डवेयर के लोग आए यहाँ के, उसका भी हमने इसी तरह टैक्स कम कराया। जूतों का भी, जूते की मार्केट में विनोद शर्मा जी एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर थे, उनके पास भी गए, हमारे पास लोग आए, उसका भी हमने जूतों का, उस समय चप्पल पे, मतलब जूते पे 300 रुपये तक के जूते पे टैक्स माफ़ कराया। करनाल की अनाज मंडी में ब्याज माफ़ कराया। वाल्मीकि चौक है, उसको बढ़ाने में हमने सहयोग किया। मतलब मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस के रहे, हमने अपने लेवल पे जितना काम हुआ उतना किया, और कुछ बच्चे हमने नौकरी भी लगवाए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि करनाल की सेवा करने में, काम करने में हम कहीं पीछे नहीं हटे। अगर बाई इलेक्शन आता है, जैसे इन्होंने 2 दिन से ये कह रखा है, अब खट्टर साहब ने तो कहा ही है, ऑन रिकॉर्ड है वहाँ असेंबली के अंदर, तो हो सकता है चुनाव हो, और हो सकता है अगस्त सितंबर में ही चुनाव हो। हमारी पूरी तैयारी है, और सैनी साहब यहाँ आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो हम उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की हम पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे और चुनाव लड़ेंगे। सर लोकसभा का भी नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा के लिए तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि खट्टर साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो अगर उनको ये लगता था कि इतने काम किए हैं, तो फिर तो मुख्यमंत्री रहना ही ठीक था। अब करनाल की जनता उनको लोकसभा में भी क्यों भेजेगी? करनाल की जनता का तो उन पर विश्वास नहीं है। तो गुप्ता जी, अगर बात करें तो बीजेपी ने तो अपने योद्धा चुनावी दंगल में उतार दिए हैं। कांग्रेस किस बात के इंतजार में है? आज तक एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई। कांग्रेस किसी चीज के इंतजार में नहीं, सब जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उसका बाकायदा सबसे बात हुई है, और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उससे मिले हैं लोग। हमारे जो नेता हैं, कुमारी शैलजा जी, हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, सबसे लोग मिल रहे हैं जिनका चुनाव लड़ने का मन है। इसमें तो सबकी इच्छा जिसकी भी है। और मैं अब समझता हूं कि खट्टर साहब के डिक्लेयर होने के बाद तो करनाल से मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उतारेगी, और उस पर सारा सोच विचार पार्टी की चल रही है, और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी। तो कौन सा चेहरा हो सकता है मनोहर लाल खट्टर के सामने? खट्टर जी ने काम नहीं किया, आप तो कोई भी कैंडिडेट उतारेंगे तो जीत भी सकते हैं। तो इसमें क्या आपको तो किसी को नहीं उतारेंगे, किसी को नहीं। अच्छे देखिए, जब खट्टर साहब खुद उतरे हैं, बीजेपी ने भी सिलेक्ट किया उनको, नहीं तो संजय भाटिया जी का मतलब क्यों हटाना था?
अगर वो भी अच्छे हैं कांग्रेस की तरफ से कौन सा चेहरा हो सकता है? तो हम भी सिलेक्शन करेंगे। कौन कांग्रेस की तरफ से कौन सा चेहरा हो सकता इतने है? भी काम किए थे। एक समय में आपने अभी कहा कि हमने करनाल की जनता की सेवा की, पद यात्रा निकाली और कई टैक्स माफ करवाए। 2014 से लेके अब तक करनाल की जनता फिर कांग्रेस पार्टी को नकार क्यों दे रही है? नकार कहाँ है? आप कांग्रेस की सीट आपके पास थोड़ा देखिए, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ 2014 में रोहतक से चल के माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आए, विधानसभा का चुनाव लड़ा, करनाल की जनता ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने लगा कि सुनिए, देखिए, हर आदमी अपनी अपनी जगह पे होता है। मतलब जो आदमी नया आता है, कई बार ये चाह होता है कि पता नहीं कितना काम करेगा, तो करनाल की जनता ने उन पर भरोसा किया, और भरोसा किया तो उनको वोट दिया, और वोट दिया गया तो चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। ये फैसला तो उनकी पार्टी का है। और कांग्रेस ने मतलब जब अगला चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा बढ़िया ढंग से। अगला चुनाव के टाइम तो जो मौजूदा जो विधायक थे वो ही जो है करनाल छोड़कर ही चले गए थे। तो करनाल छोड़ के चले गए तो फिर उनको कौन मना कर रहा है? जो चले गए छोड़ के, वो तो चले गए, उनका जिक्र क्यों कर रहे हो? तो अपने आप सीट तो अपने आप ही बीजेपी के खाते में अपने आप नहीं, हम लड़ेंगे, आप हम लड़ेंगे भैया, हमारे साथी रोजाना काम करते हैं। आपने तो सेवा की है तो सेवा का मतलब ही यही है कि सेवा करने का मतलब ये है कि जब लोग जनता के बीच में, अब हम 2 साल से हमारे साथी सारे पैदल यात्रा कर रहे हैं शहर में। हमने 60% मतलब जो है ना पुराना शहर, तो हमने मेरे ख्याल में 100% कर दिया। डोर टू डोर एजेंडा हमारा एजेंडा ये है कि भाई हम 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, 6,000 रुपये पेंशन देंगे। हमारे एजेंडे क्लियर है बिल्कुल, हम किसी को उलझा के नहीं रखते। आज हरियाणा के अंदर जितना अपराध है, मैंने ये बार बार बात कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा हुआ उन्होंने छोड़ दिया। तो आपको ये लगता है कि डबल इंजन की सरकार, पहले जिस तरीके से मोदी जी जो है तारीफ करते हैं, उनके बाद में जो है उनको पद से, मुख्यमंत्री पद से हटा देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा कमज़ोर हुई है या ये उनको जो है श्रेय और दे देगा? कुछ बताएंगे आप? ये बात आप मान ही लीजिए कि अगर वो मुख्यमंत्री पे भरोसा करते तो बदलते ही नहीं। उनको भी लगा कि इनका फेलियर है, और भाजपा को खतरा लगा लोकसभा के चुनाव में, इसलिए सर, बदलाव हुआ आपकी है। पार्टी इतनी अच्छी और भाजपा यदि बुरी है तो आपके नेता भाजपा में क्यों जा रहे हैं? मैंने कब कहा है भाजपा बुरी है? नहीं, आपकी पार्टी कह रहे हैं, कहती बात तो मैंने- है, लगातार इल्जाम लगा। आप ही की पार्टी के नेता विधायक रहे। मैं जो इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं जो हो रहा वो बता रहा हूँ। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप 2014 तक हिंदुस्तान के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। इस 10 साल में 150 लाख करोड़ का कर्ज भारत पे और बढ़ गया। जो काम 67 साल में तो हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री आए उन्होंने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और खट्टर जी उनके साथी रहे हैं तो 150 लाख करोड़ का कर्ज लिया। और जो बात है आज धर्म की और जाति की बात बीजेपी करती है। आज चुनाव लड़ना चाहिए बेरोजगारी के ऊपर। आज हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार है, और हरियाणा के अंदर तो 34% तक चली गई थी बेरोजगारी। सर, युवा बेरोजगार कहाँ है? विदेशों तक नौकरियां दी है किसने दी है? हरियाणा सरकार। विदेशों में जाके नौकरी नहीं नहीं, यहाँ तो सरकारी पद जो खाली हैं उसमें भी नौकरियां नहीं मिल रही। आपको एक बात बता दो, 30 लाख एक मिनट भाई, 30 लाख नौकरियां हिंदुस्तान के अंदर खाली पड़ी हैं, और SC और BC का तो बैकलॉग सरकार ने कभी पूरा ही नहीं किया। गुप्ता जी, आप चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस जीतेगी। फिलहाल में ही जिलेराम शर्मा बीजेपी को ज्वाइन किया, और सांसद संजय भाटिया ने मंच के माध्यम से कहा कि पिछले चुनाव में जिलेराम शर्मा ने मेरी सपोर्ट की है। तो इसलिए तो चले गए फिर बीजेपी में। इसमें बुरी बात क्या है? उनका मन वहाँ लगता है वहाँ चले तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेसी कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा? भाई, ये तो आप ज़्यादा बता सकते हो, क्योंकि आप अब हरियाणा के लोगों का अगर हो तो हमें भी बता दें। अब हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस किस अपने आप को किस तरीके से मजबूत समझ रही है, किस क्या कहना चाहेंगे आप? हरियाणा की जनता आज त्राहिमाम कर रही है। भाजपा की सरकार से जो युवा पीढ़ी है वो दुखी है। पेपर लीक हुए हैं 30 से ऊपर, और मतलब दूसरा बेरोजगारी के साथ साथ अपराध कितना है, नशाखोरी कितनी है, और जो बेरोजगारी है उससे ही नशाखोरी और अपराध बढ़ता है।
और जिस तरह मैं आज करनाल में बात करूँ, नगर निगम की ये जो हमारे दुकानदार भाई किराए पे बैठे हैं, हमने उनसे वादा करा है, मुख्यमंत्री जी कहते रहे उनको कि भाई ये दुकानें हम आपके नाम कराएंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, नहीं करी, हम करेंगे ना ये काम। जो काम बाकी हैं, पेंडिंग है, जो उन्होंने नहीं किए, हम करनाल का विकास करेंगे, ये जिम्मेवारी से हम अपनी बात करें। गुप्ता जी, अगर आपको आला कमान आदेश करते हैं मुख्यमंत्री के सामने, आप उपचुनाव लड़ेंगे? होगा जब मैं यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ूंगा और बनूंगा तो फिर यहाँ की मेरी जिम्मेवारी सबसे ज्यादा है। उपचुनाव में लड़ेंगे आप? क्यों नहीं लड़ूंगा? मुख्यमंत्री के सामने नायब सानी के? तो 100% लड़ूंगा। ये सारे वादे जेजेपी ने किए थे, जेजेपी ने जब गठबंधन हुआ तो फिर अब जेजेपी की धारा अलग है। अब उनको जब रात को छोड़ा तो उनको खुद ही नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, और जिसने जो हटा उसको भी नहीं पता था हम कहाँ। सर, जनता इतनी परेशान है तो भाजपा सत्ता में कैसे आ जाती है बार बार? ईवीएम तो की वजह से आ जाती है। यार एक मिनट यार, एक मिनट भाई, भाजपा सत्ता में इसलिए आती है कि वो धर्म की और जाति की राजनीति करती है। मतलब जिस भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास लिया, एक जिस मतलब वशिष्ठ जी ने कहा कि परसों या जो भी तारीख थी कि आपका राज तिलक होगा, और उनके माता पिता ने उनको जब कहा तो वो 14 साल के वनवास में चले गए। ठीक है, और ये राम का नाम लेके राज चाहते हैं भाजपा वाले। इनकी सोच देखो ना क्या है। राम का नाम तो हम भी लेते हैं, हिंदुस्तान में कौन आदमी है जो राम का नाम नहीं लेता? मैं कहता हूँ कि बहुमत में 80-90% लोग राम का नाम लेते हैं और सबकी आस्था है। और भगवान श्री राम तो एक बात पे वनवास चले गए और ये कहते हैं हमें राज चाहिए उनके नाम। गुप्ता जी, आपने कहा कि मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं करनाल से चुनाव भी लड़ूंगा, लेकिन कहा यह जाता है कि जो सरकार होती है चुनाव वही जीतते, कहाँ तक ठीक है? सरकार तो अभी तो उपचुनाव आ रही है बड़ौदा में, अभी तो चुनाव हुआ था, आपके सामने की बात है। अब वहाँ आ रही थी, अभी इलाहाबाद में सरकार कहाँ जीतती है? आप देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके सामने का रिजल्ट है। गुप्ता जी, चुनाव जीतूंगा करनाल से पार्टी ने अगर मौका दिया, ऐसा कौन सा आपके पास एजेंडा है जिससे कि लोगों के दिलों पे एकदम राज हो जाएगा? क्योंकि संगठन अभी बना नहीं पाए। संगठन ही है ये। देखो ये इतने साथी बैठे हैं मेरे, ये देखो इतने साथी बैठे हैं, और जब हम यात्रा करते हैं, बात करते हैं तो हमारे सैकड़ों साथी हमारे साथ चलते हैं, डोर टू डोर कंपेन करते हैं और हजारों साथी हमारे हैं। जनता तो कहती है कि गुप्ता जी, मुख्यमंत्री का चेहरा लेके कांग्रेस लड़ेगी या बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के? एक ग्रुप गोड्डा है, जनता के बीच में मैसेज। देखिए, ग्रुपिज्म की कोई बात हरियाणा कांग्रेस में नहीं है। सब अपने ढंग से काम करते हैं और सब अपने तरीके से काम करते हैं, और कांग्रेस रोजाना मजबूत होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले। लोकसभा के विधानसभा का अगर बाई इलेक्शन होता है तो आएंगे, नहीं तो अगस्त में चुनाव आएगा, और अगस्त में चुनाव आएगा तो सब साथी हरियाणा। गुप्ता जी, इस समय देश में दो राजनीतिक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बीजेपी पता है क्या है, जो असली एजेंडा है भारत के लोगों को वहाँ सोचने नहीं देती। भाई 400 से गैस का सिलेंडर गिरा किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 200 रुपये घटा दिए, तब घटाए जब राहुल जी ने, खड़गे जी ने कहा हम 500 का देंगे, अब 100 रुपये और घटा दिए, और जे अगर चुनाव के बाद 1500 का कर दिया। कोई रुकावट है उनके ऊपर? आज तक डीजल और पेट्रोल के रेट नहीं घटाए। मतलब आप देख लीजिए ना, मतलब 26 रुपये का बैरल हो गया, तब भी नहीं घटाए। गुप्ता जी, यानी कि कहीं ना कहीं आशंका है, जैसा कि अभी आपने कहा कि चुनाव के बाद अगर उन्होंने 1500 सिलेंडर कर दिया तो कहीं ना कहीं आशंका है कि चुनाव के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। नहीं, मैंने ये शंका नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ अगर उनको लोगों ने मौका दिया तो 1500 का भी सिलेंडर। गुप्ता जी, देश के अंदर अभी राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि अगर हमारी सत्ता आई तो सत्ता संभालते ही 30 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और दूसरी तरफ विकास और न्याय की बात करी है। भाजपा ये कह रही है कि हम न्याय का और विकास के लिए लड़ेंगे। तो आप दोनों की राजनीति को धर्म के नाम पे क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, भाजपा तो धर्म की ही राजनीति करती है और जाति की करती है, और राहुल गांधी जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि भारत की गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया देंगे जी। हमारे वादे 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, युवाओं को रोजगार के साधन जुटाएंगे। ये बात जो राहुल जी ने कही है और खड़गे जी ने कही है, कांग्रेस का एजेंडा क्लियर। गुप्ता जी, कल मोदी जी ने सूरज पोर्टल योजना लॉन्च की है, जिसमें काफ़ी बेरोजगार युवाओं को, वंचित लोगों को उससे लोन मिला है रोजगार के लिए। देखिए, उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। अगर वो 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देते तो लोग विदेश में नहीं जाते। युवा 25 लाख रुपये 20 लाख रुपये खर्च करके विदेश में नहीं जाता। बीजेपी सरकार ने